बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले क्लासेस में हमने आपको करिकुलम और को करिकुलम इस पर काफ़ी हमने बात कर ली थी। नंबरों की सेटिंग और ये सब चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली थी। आज हम फोकस करेंगे नॉन करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पर कि उसको आपको कैसे हैंडल करना है। तो हफ्ते में एक पीरियड रोज़ाना स्टोरी का होता है। तो ये हफ्ते में 5 पीरियड हो गए। वीकली अगर हम सोचें, जब मैंने आपको पीरियड की तकसीम बताई थी तो ये मैंने लिखा था कि 5 पीरियड जो है वो स्टोरीज़ के होंगे। इस स्टोरीज़ को हम कह रहे हैं ये आपका नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ है। ठीक है। इसी तरह रोज़ाना एक पीरियड, ये भी हफ्ते में 5 पीरियड होते हैं, जिसे आप एक्टिविटी का पीरियड कहते हैं। ये हम कहला रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। तो अगर आप सोचें तो 5 पीरियड पढ़ाई के हैं और 2 पीरियड इसके हैं रोज़ाना। एक दिन में 7 पीरियड होते हैं हमारे पास। 5 पीरियड जो है वो करिकुलम पर है और बाकी के 2 पीरियड जो है वो एक नॉन करिकुलम का और एक एक्स्ट्रा करिकुलम का है। इस नॉन करिकुलम में स्टोरीज पढ़ानी है आपको। ठीक है। ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं कि एक सब्जेक्ट की नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को आप इस तरह से तोड़ें तो 300 नंबर हो जाएंगे। 100 नंबर का सेमेस्टर में एग्ज़ाम लिया जाएगा। 96 मार्क्स कॉपी चेक करने के होंगे। 12 दफ़ा कॉपी चेक होगी। हर दफ़ा 8 नंबर में से आप बच्चों को नंबर देंगे। 8 में से 6 नंबर कंटेंट के और 1 नंबर राइटिंग का और 1 नंबर कॉपी की हालत का। और इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं को करिकुलम एक्टिविटीज़ में, उसी से मुतल्लिक़ सबक से मुतल्लिक़ वो भी 12 हैं, तो हर एक के 8 नंबर वहाँ पर भी आ गए। तो ये बनते हैं टोटल 194 या 294 या 92। ठीक है। बाकी बचते हैं 8 नंबर। 8 नंबर आप इसको तोड़िए सब्जेक्ट पार्टिसिपेशन के अंदर, यानी टीचर जब बच्चों को पढ़ा रही हैं तो वो ये देखें कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। जो बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा एक्टिवली उस सब्जेक्ट में सरगर्म हैं, सवालात पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, सही है, कोई आपने प्रोजेक्ट दिया हुआ उस पर दिलो जान से पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे बच्चों को आप 8 में से 8 पूरे दे दें। जिन बच्चों को देखा है पीछे रहते हैं, आगे नहीं आते इस सब्जेक्ट में, वो 8 में से 3 दे दें, 2 दे दें। आखिरी के अंदर ये पूरे फाइनल जब आप इम्तिहान दे रहे होंगे तो एक अलग कॉलम बनाएंगे आपको सब्जेक्ट पार्टिसिपेशन का, उसके अंदर आप ये नंबर डाल देंगे। इस तरह से ये 300 नंबर एक सब्जेक्ट के पूरे हो जाएंगे। सब्जेक्ट तो इस तरह से हैंडल हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम ये जो 5 पीरियड स्टोरी के थे, स्टोरी के नंबर कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि स्टोरी भी जो है एक मौजू है। ठीक है, मैं दोबारा से कह देता हूँ। जब आप नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ में ये 5 पीरियड स्टोरी के पढ़ा रहे हैं, स्टोरीज़ के एक हफ्ते में 5 पीरियड होते हैं। 16 हफ्ते में टोटल कितने पीरियड होंगे? 80। और 80 पीरियड को आप तोड़ेंगे, 40 पीरियड उर्दू की स्टोरी पढ़ाएंगे और 40 पीरियड इंग्लिश की स्टोरी में लेंगे। तो 4 पीरियड में एक स्टोरी पढ़ानी है। इस तरह से टोटल कितनी स्टोरीज होंगी उर्दू की? 10। यहाँ पर भी 4 पीरियड में एक स्टोरी पढ़ानी है। यहाँ पर भी टोटल कितनी स्टोरीज होंगी? 10। तो टोटल कितनी आपके पास स्टोरी हो गई? तो स्टोरीज का जो सब्जेक्ट होगा उसमें 20 जो है वो स्टोरीज होंगी।
एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हमने क्या सोचा था कि हर महीने 10 नंबर रखेंगे हम। तो स्टोरी प्लस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, ये एक आपका सब्जेक्ट बनेगा। इस एक सब्जेक्ट के अंदर 20 स्टोरीज हैं और पेरेंट्स मीटिंग है, ठीक है। पेरेंट्स मीटिंग कितनी है? 4 पेरेंट्स मीटिंग है। और क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है। तो इसको भी मंथली बेसिस पर है, तो इसके भी कितने महीने हैं? 4। तो अब 20 स्टोरीज, 4 पेरेंट्स मीटिंग और मंथली एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के मार्क्स, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम पेरेंट्स मीटिंग के हर पेरेंट मीटिंग के 10 नंबर लें तो कितने हो जाते हैं? 40 नंबर, ठीक है। हर एक्स्ट्रा करिकुलम महीने में 10 नंबर अगर हम दें बच्चों को तो इसके कितने हो जाते हैं? 40 नंबर। ये कितने हो गए? 80। 20 स्टोरीज में से जो एग्ज़ाम होगा स्टोरी का, उसके नंबर हैं 100। कितने हो गए ये? 180। बाकी कितने बचे? 300 करने के लिए बाकी कितने बचे? 120 बचे। 120 को 20 स्टोरीज में तोड़ें आप, 6 नंबर पर स्टोरी। तो 20 स्टोरीज के मार्क्स बनेंगे आपके पास 120। इस तरह से ये टोटल कितना हो जाएगा? 300। अब ये जब 120 हैं, ये आपको कितने स्टोरीज में डिवाइड करना है? 20 स्टोरीज में। तो पर स्टोरी कितना आ गया? 6 नंबर। पकड़ पाए मेरी बात आप? मैंने ये बात डिस्कस कर ली कि सब्जेक्ट के 300 नंबर होंगे। अब हमारे पास नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को कैसे मार्क करेंगे आप, ये सवाल है ना। मैंने कहा कि ये नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, इसको आप एक स्टोरी के पीरियड या एक सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे और इसकी मार्किंग ऐसे करेंगे। इसमें आपको पढ़ानी कितनी स्टोरीज़ हैं? 20 स्टोरीज। 4 दफ़ा आप क्या लेंगे? पेरेंट्स मीटिंग। 4 दफ़ा आप क्या लेंगे? महीने में, हर महीने में कितने नंबर देंगे? 10 नंबर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को। 40 नंबर ये हो गए, पेरेंट्स मीटिंग के 40 नंबर ये हो गए, दोनों मिलके कितने हो गए? 80। और एग्ज़ाम लेंगे उन स्टोरीज़ का, उसके नंबर कितने होंगे? 100। ये दोनों मिलके कितने हो गए? 180। बाकी कितने बचे? 120 नंबर बचे 300 में। तो 120 नंबर आप 20 स्टोरी जो पढ़ा रहे होंगे उसमें हर स्टोरी को कितने नंबर देंगे आप? 6 नंबर। यानी जब आप उसकी कॉपी चेक करेंगे, हमने कहा कि 4 पीरियड आपको एक स्टोरी को देने, तो 4 पीरियड में 3 पीरियड आप पढ़ा लीजिए और 1 पीरियड में क्या कर लीजिए? कॉपी चेक कर लीजिए। ये बात पकड़ पाए मेरी? 4 पीरियड में से 3 पीरियड आपको पढ़ाना है और 1 पीरियड में उसकी कॉपी चेक करनी है। कॉपी चेक करने का मतलब ये है कि वही जो आपने काम कराया है उसमें बच्चे ने क्या पूरा लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, 1 पीरियड उसका कॉपी चेक करने का होगा। लेकिन इस सबके नंबर कितने होंगे? 6। उस कॉपी चेक करने के समझ लो नंबर स्टोरी के क्या रख लें आप? 6 रख लें। जिन बच्चों ने काम किया हुआ है इसमें भी कंटेंट के नंबर आप 4 रख लें और 1 नंबर राइटिंग का, 1 नंबर कॉपी के कंडीशन का। पकड़ पाए कुछ? हम लोग, मेरा ख्याल है इसको एडजस्ट कर लिया हमने, क्योंकि हम उस वक्त सोच रहे थे कि जब पेरेंट मीटिंग होगी और जो उसको 10 नंबर मिलेंगे तो 10 नंबर कहाँ जाएंगे,
हम कह रहे थे हर सब्जेक्ट में 10-10 नंबर जाएंगे, नहीं, सब्जेक्ट को आप पेरेंट्स मीटिंग से क्या करें, अलग रखें। तो पेरेंट्स मीटिंग को कहाँ डाल दिया हमने, को नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, उसकी जो मार्किंग हो रही है वो हम उसमें पेरेंट्स मीटिंग भी शामिल कर लीजिए। उसमें आप एक्स्ट्रा करिकुलम का जो एक पीरियड है अभी मैं बताता हूँ वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन उसकी मार्किंग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसको अलग से सब्जेक्ट के तौर पर हम नहीं लेंगे, उसकी मार्किंग यहाँ हो रही है। हर महीने में 10 नंबर आप बच्चों को दें। हाँ नबिया, हाँ ये जो 10 नंबर आ रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के, क्योंकि ये क्वालिटेटिव होगा, आप जब एक्टिविटीज़ करा रहे हैं तो बस हर बच्चे को आप खुद जज करेंगे। और ये पूरी जजमेंट टीचर पर आ गई, क्योंकि ना कोई कॉपी चेक हो सकती है, ना कोई सवालनामा है, ना कोई डिस्कशन हो रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ 5 टाइप की होंगी, मजहबी तरबियत है, जिस्मानी तरबियत है, आपकी जहनी तरबियत है, समाजी तरबियत है, जज्बाती तरबियत है। उसको जब आप पूरे महीने जज करेंगे तो आखिरी में महीने में उस बच्चे के सारे नाम लिख के आप देखिए कि आप का पूरे महीने में जो बच्चे का रोल है वो अगर पार्टिसिपेटिंग है वो चेंज आया उसमें। इसमें ख़ास तौर पर देखेंगे चेंज कितना आया है इसके अंदर। अगर चेंज सबसे ज़्यादा किसी बच्चे में आया है तो उसको 10 में से 10 दे दें। आप देखें किसी बच्चे में कोई चेंज नहीं आया, महीने के शुरू में जैसा था, इस 20 क्लासेस की तरबियत के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके अंदर, तो हम उसको 10 में से 2 नंबर दे दें और बता के दें कि भाई देखो हमने तुम पे 20 क्लासेस खर्च की, 20 क्लासेस में तुम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये जो 40 नंबर आप दे रहे हैं महीने में 10 नंबर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के, इसको जज करने के लिए चेंज को बुनियाद बनाएं। क्वालिटेटिव है ये, क्वांटिटेटिव तो है ही नहीं। तो क्वालिटी आप कैसे चेक करोगे, चेंज आया बच्चे में। इसमें आप दूसरे टीचर से भी राय ले सकते हो, सही है। मिसाल के तौर पर आप तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का पीरियड ले रहे थे ना, तो आप जो है वो मैथ वाली में से पूछें ये बच्चा है इसके बारे में क्या ख्याल है, कोई तब्दीली आई है, कुछ बदला है नहीं बदला है, वो बताएंगे, आपको आइडिया देंगे, हाँ हाँ पहले से बदला है, पहले से गुड, अरे नहीं भाई ये तो वैसे का वैसे ही है, वो बल्कि और थक्कल हो गया। तो 1-2 टीचर से खुद राय ले ली और आपने जो 20 पीरियड के दौरान बच्चों को जज किया है उससे राय लेके आप ये 10 में से मार्किंग करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये नॉन करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की मार्किंग जो है उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अच्छा बेटे आइए, आ जाएं, बैठें, ठीक है भाई। अब सवाल ये है कि ये पीरियड लेंगे कैसे आप, नॉन करिकुलम एक्टिविटी जो स्टोरीज का पीरियड होगा। मैं अभी इसको बाद में अगले हफ्ते हम इसको डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलम। सवाल ये है कि ये स्टोरीज का पीरियड आप कैसे लेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछली दफ़ा ऐसा होता था कि हम हर हफ्ते या महीने में एक दफ़ा स्टोरी प्रिंट करके आपको दे देते थे और बच्चों को आप दे के उनको पढ़ाना शुरू कर देते थे, इस तरह से हो जाती थी। अब इसमें आपको हमने जैसे कि कहा कि स्टोरीज़ के इस पीरियड में हर स्टोरी को 4 पीरियड आप देंगे। कितने पीरियड देंगे, 4 पीरियड। 4 पीरियड में से 3 जो है वो पढ़ाने के हैं और 1 पीरियड कापी चेक करने का। इसके लिए होगा ये कि मैं आपको रीडिंग मटेरियल का जो ग्रुप है उसमें आपको लिंक भेजूंगा, फर्स्ट क्लास का लिंक, सेकंड क्लास का लिंक, थर्ड क्लास का लिंक, ठीक है। अगर मैं नहीं भेजूंगा तो मेरे चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, फर्स्ट क्लास उर्दू, फर्स्ट क्लास इंग्लिश, सेकंड क्लास उर्दू, सेकंड क्लास इंग्लिश, थर्ड क्लास उर्दू, थर्ड क्लास इंग्लिश, स्टोरी नंबर 1, स्टोरी नंबर 2, स्टोरी नंबर 3। आप उस सीरीज़ के साथ उसको खुद देखेंगे, उसका लिंक वहाँ से पोस्ट करेंगे किसमें, बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। मुझे बुला रहे हैं आपको, हाँ जाए, ठीक है। तो
ठीक है। अब वहाँ जब आप आएंगे ना तो 20, 22, 25 मिनट की एक स्टोरी होगी जिसमें मैं वो स्टोरी सुनाऊंगा और स्क्रीन पर वो स्टोरी लिखी हुई नज़र आ रही होगी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। कभी मेरा चेहरा आ जाएगा, कभी स्टोरी आ जाएगी। मैं जब उसकी तशरीह करूँगा तो मेरा चेहरा आ जाएगा, जब मैं तशरीह नहीं करूँगा तो वो स्टोरी आ जाएगी। तो उसका जो टेक्स्ट है वो आपको वहाँ से मिलेगा, वो आपको देखना पड़ेगा अपने घर पे बैठ के एक बार कि भाई इस हफ्ते की कौन सी स्टोरी है, पहली स्टोरी इंग्लिश की कौन सी है, पहली स्टोरी उर्दू की कौन सी है, फिर दूसरी स्टोरी कौन सी है। अच्छा, वो जब मैं पूरी स्टोरी सुना डाल रहा हूँ तो सुनाने के बाद फिर मैं कह रहा हूँ अब इसके सवाल जवाब करेंगे, तो वो सवाल भी वहाँ मौजूद हैं, सारे सवाल भी मौजूद हैं और उसमें पूरी मैं उसके जवाबात भी बताता जा रहा हूँ बच्चों को कि भाई इसका जवाब ये होगा, ये होगा। बच्चे भी अगर उसको एक बार देख लेंगे घर पे जाके, ठीक है। अब इसमें दो बातें आएंगी, कुछ बच्चे देख पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं देख पाएंगे। वो हमेशा गिला ये करेंगे कि भाई वो हमारे पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है। तो उसका तरीक़ा आपका ये जहन में होना चाहिए कि आप क्लासरूम के अंदर वो कहानी सुना देंगे, ठीक है, उर्दू की भी और इंग्लिश की भी, और उसके जो सवालात हैं वो आप बोर्ड पर लिख देंगे या डिक्टेट करा देंगे। तो ऐसे बच्चे जिनको ये गिला है कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है और हम देख नहीं पाए स्टोरी को, तो उन बच्चों को कम से कम क्लासरूम में उस स्टोरी की नो हाउ हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि टेक्स्ट क्या था। अगरचे कि वो सिर्फ सुनेंगे, शायद देख नहीं पाएंगे टेक्स्ट को, और सवालात उनके सामने बोर्ड पर आ जाएंगे कि भाई इसका जवाब आपको देना है। इसमें ये एक पीरियड में ही आप पूरी स्टोरी सुना सकते हैं बच्चों को, एक पीरियड में। 40 मिनट का पीरियड है या आधे घंटे का पीरियड है, उसमें आप वो स्टोरी पूरी बता सकते हैं बच्चों को। बहुत छोटी स्टोरी का इंतखाब किया, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज 3 पेज 2 पेज 3 पेज की स्टोरी है। आपने एक बार रीडिंग कर दी, घर से आप रीडिंग करके आए थे, देख लिया था आपने। ये भी सवाल है कि हमारे पास ही इंटरनेट नहीं होगा तो क्या होगा। ये आपको देखें, स्कूल वालों को बोलें, मैडम को, भाई स्कूल में इंटरनेट लगाएं ताकि आपको जो है वो यहाँ हर सैटरडे को हर रोज़ इंटरनेट मिले। ये भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे। पिछली दफ़ा तो लगाया, उसके बाद बंद कर दिया, इस दफ़ा लगाएंगे अगले साल से। तो पहला पीरियड आपने स्टोरी डिफ़ाइन कर दी, ठीक है, पहले पीरियड में आपने स्टोरी डिफ़ाइन कर दी, यानी टेक्स्ट सुना दिया। बस जोर इस बात पे नहीं देंगे, इस पे हम तबसरा करेंगे, इस पे बहस करेंगे, जाहिर साहब ने इस पे क्या बहस की है, सिर्फ टेक्स्ट डिलीवर कर दें। बच्चों से पूछ लें आपको समझ में आई स्टोरी, वो बताइए क्या है, वो बताइए क्या है। पहला दिन आप टेक्स्ट को डिलीवर करने में लगा। दूसरे दिन आप कोशिश करेंगे कि अब उस स्टोरी का तिया पांचा करेंगे, और उसका तिया पांचा करने के लिए आपके पास जो लफ्ज़ हैं वो क्या है, क्यों है और कैसे है। इसमें कहाँ भी डाल लीजिए, कब भी डाल लीजिए, यानी आप उस स्टोरी के पूरे एस्पेक्ट को इस क्या के ज़रिए बच्चों के जहनों में डालेंगे, इस क्यों के ज़रिए बच्चों के जहनों में डालेंगे, और इस कैसे के ज़रिए बच्चों के जहनों में डालेंगे, ठीक है। इस स्टोरी में क्या हुआ था, एक होता है वाक़या, इसके लिए भी लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, और एक होता है ऑब्जेक्ट, उसके लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं। सही है भाई। वो जो रहमदिली लफ्ज़ आया था, रहमदिली क्या है, पूरी स्टोरी तो पढ़ा दी ना आपने, अब उसमें एक लफ्ज़ आ गया था रहमदिली, एक लफ्ज़ आ गया था इज़्ज़त, एक लफ्ज़ आ गया सरशारी, मिसाल उर्दू में। तो आपने ये लफ्ज़ क्या पकड़ा और उस लफ्ज़ को बोला ये क्या है, ये बताएं। सही है। कुछ बच्चे कुछ जवाब देंगे, कुछ बच्चे कुछ जवाब देंगे। आप अपने तौर पर इसका जवाब देने की कोशिश करें। वैसे तो जब उस स्टोरी पे तबसरा मैंने किया है
वो आपने भी देख लिया होगा, बच्चों ने भी देख लिया होगा। सही है। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैंने तबसरा किया आप उसी तक महदूद रहें, नहीं, कोई नया लफ्ज़ पकड़ के, कोई नया आइडिया पकड़ के, कोई नया जुमला पकड़ के, कोई नया वाक़या पकड़ के आपने उसके बारे में क्या शुरू कर दिया, क्या की गर्दान शुरू कर दी। भाई ये क्या है, इसमें क्या बात कही गई है, इसमें कौन सा एहसास है, कौन सा एहसास है, इसमें समाज के किस रवैये को बयान किया गया है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, सब सवाल उठाएं। फिर उस कहानी को सोशल परसेप्शन से देखें, समाज की नज़र से देखें। फिर उस कहानी को मज़हब की नज़र से देखें, इसका मज़हबी पहलू क्या होगा। फिर उसको ज़हनी शऊर की निगाह से बच्चों को दिखाने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात कहानी के अंदर कहानी होती है, उसको खोजने की कोशिश कीजिए। बाज़ औक़ात कहानी में, हर कहानी में कोई सबक होता है, हम बोलेंगे इसका मरकज़ी ख़याल क्या है, मरकज़ी ख़याल क्या है, ठीक है। बाज़ कहानी के अंदर जज्बाती कैफ़ियत होती हैं, तो उसको जज्बाती कैफ़ियत की निगाह से उस कहानी को देखा जाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू होता है कहानी का, वो ये कि कहानी कोई सुना रहा होता है, उस कहानी में कोई अननोन आदमी होता है जो कहानी सुना रहा होता है, जो कहानी में नहीं होता। सही। जैसे आप हातम ताई की कहानी पढ़ें, आप अली बाबा 40 चोर की कहानी पढ़ें, रीडिंग करें, तो आप रीडिंग कर रहे होंगे, ये कोई बता रहा है आपको, लेकिन वो उसमें नहीं है। अच्छा, आप उस कहानी के अंदर कोई एक किरदार है, उसकी निगाह से कहानी को दिखाने की कोशिश करें कि भाई इस अली बाबा 40 चोर के अंदर वो जो अली बाबा का गधा जो उसने बांधा था दरख्त के साथ, उस गधे के लिहाज से सोचें कि वो क्या देख रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात। अब बच्चे को बोले फ़र्ज़ कीजिए कि आपको ये बताना हो कि वो जो गधा था जिसको बांधा था अली बाबा ने, वो क्या सोच रहा है। तो बच्चा उस नज़र से देखे कि ये मेरे साथ आ रहा था बैठ के, अचानक आवाज़ आई, पता नहीं मेरे मालिक को क्या हुआ, मेरे मालिक ने जल्दी से मुझे दौड़ लगवाई और यहाँ ला के दरख्त पे बांध दिया और ख़ुद जो है दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ गया। कौन बता रहा है ये कहानी? गधा बता रहा है। अब मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ से इतने सारे घोड़ों पर लोग भागे चले आ रहे हैं। तो देखिए, कहानी के डिफरेंट कैरेक्टर्स के रुख से कहानी को दिखवाने की कोशिश करें बच्चों। सही है। कहानी चल रही है, उस कहानी के अंदर पंखा लगा हुआ है जो बार बार शोर करता है, तो आप बोले वो जो पंखा है उसके लिहाज से सोचिए कहानी को कि वो ऊपर से क्या देख रहा है लोगों। ठीक है, ये उर्दू अदब में इसको बड़ी अहमियत दी जाती है कि आप पूरी कहानी को मुख्तलिफ पहलुओं से कैसे देखते हैं। ये आपका दूसरा पीरियड होगा। पहला पीरियड में कहानी क्या होगी? टेक्स्ट। इसमें आप ये कोशिश नहीं करें कि हम बोलेंगे भाई वो एक पैराग्राफ पढ़ा दिया कहानी का, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ा दिया कहानी का, इतने लंबे चक्कर में नहीं जाएं। पूरी कहानी सुना 40 मिनट में, ख़त्म ना हो रोक दें, बोले कल इसका बाकिया हिस्सा सुनेंगे, अगले दिन बाकिया हिस्सा सुना। लेकिन एक पीरियड आप ज़रा इसको गर्दान करने में, इसको उधेड़ने में, मुख्तलिफ पहलुओं से इसको दिखाने में, डिस्कशन में लगाइए। और इसमें फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप स्पून फीडिंग नहीं करेंगे कि आप हर बात बच्चों को बताएं। आप सिर्फ और सिर्फ क्लास को लीड करेंगे। सही है। आप क्लास को डायरेक्शंस देंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चा बोले, बच्चा सोचे, बच्चा दूसरे अंदाज से देखे। सही है। इसी में इसके अलावा भी
कुछ जुमलों की गर्दान हो सकती है, जैसे क्योंकि और लिहाजा। ये जोड़ा है लफ्ज़ का, क्योंकि और लिहाजा। क्योंकि ऐसा हुआ था, लिहाजा ऐसा हुआ। क्योंकि कहानी में ये बात चल रही थी, लिहाजा उसने ऐसा किया। क्योंकि अम्मा ने उसको मारा था, लिहाजा उसने ये वाला काम किया। इस दो लफ्ज़ों पे सवार करके भी आप बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़हानत के मटेरियल दे सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल दिखा सकते हैं। इसके अलावा एक लफ्ज़ और आपको यूज़ करना है, जैसे। वो तो ऐसे रो रहा था जैसे। अब जैसे में आप उस रोने को किसी दूसरी शय से तशबीह दें, सही है। वो तो ऐसे दरख्त पे चढ़ा जैसे लंगूर दरख्त पे चढ़ जाता है। यानी किताब में तो दरख्त पे चढ़ा लिखा था बस, या कहानी में ये था कि दरख्त पे चढ़ा था वो। अब आप बोले नहीं, मुझे ये जो लफ्ज़ जैसे है इसको आप इस्तेमाल करें इस कहानी के डिफरेंट टॉपिक को लेकर, ठीक है। मिसाल दे दें, वो बच्चा दरख्त पे चढ़ा था, हाँ, अब मैं देखो इसको बोल, वो तो ऐसे दरख्त पे चढ़ गया फटाफट जैसे लंगूर दरख्त पे चढ़ जाते हैं, सही है। अभी मैंने एक कहानी दी है, पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं देखी। वो आदमी अपने बच्चे को कह के जाता है कि मैं आम चोरी करने जा रहा हूँ, तुम यहाँ दीवार पर खड़े रहना और जब कोई आए तो मुझे आवाज़ लगा देना। तो जैसे ही दरख्त पे चढ़ने के लिए, आम तोड़ने के लिए चढ़ता है, तो उसका बच्चा पीछे से आवाज़ लगा देता है कि अब्बा वो देख रहे हैं। अब इसमें आप जैसे तलाश करेंगे। उस लड़के ने ऐसे आवाज़ लगाई जैसे कोई चौकीदार आवाज़ लगाता है। उस लड़के ने ऐसे अब्बा को पुकारा जैसे कोई तूफान आ रहा है। उस लड़के ने ऐसे अब्बा को आवाज़ लगाई जैसे रेल का इंजन सीटी बजाता है। तो ये जो लफ्ज़ जैसे है ना, मैं देखिए फिर आपसे कह रहा हूँ, एक पीरियड आपको लगाना है 40 मिनट का, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, क्योंकि, लिहाजा, जैसे, और, भी। सही है। तभी, जभी, जभी तो ऐसा हुआ, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज और भी एक लफ्ज होता है, यहां, वहां। इसके पीछे सवाल होता है कहां। इसके पीछे सवाल क्या होता है, कहां। यहां, वो यहां खड़ा था, वो बच्चा जो है वो यहां खड़ा था दीवार के पास, और उसके अब्बा जो थे ना वो वहां खड़े थे दरख्त के पास। उसने ना यहां से आवाज लगाई, क्योंकि वो बहुत दूर थे इसलिए वहां तक आवाज ऐसे पहुंची। मैं आपको स्टोरी पढ़ाने के लिए इन लफ्ज़ों के ऊपर ख़यालात को सवार करके बच्चों के जहनों के अंदर जो ज़हानत मुंतकिल करनी है उसकी बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तरीक़ा होगा आपका उर्दू की स्टोरी पढ़ाने के लिए, ठीक है। तीसरे दिन फिर आपके पास मौजूद है जिसमें आप काम करा सकते हैं, कुछ क्लास में करा सकते हैं, कुछ होमवर्क दे सकते हैं, और चौथे दिन आप आके कापी बच्चों से डिमांड करेंगे जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसको आप कापी चेक कराएं। तो मेरा ख्याल है अगर आप इस तरह से कहानी पढ़ाएंगे, एक दिन पढ़ाने का, दूसरे दिन उस पर डिस्कशन का, तीसरे दिन उसके काम का, और चौथे दिन कापी चेक करने का, तो एक अच्छी कहानी आप डिलीवर कर पाएंगे बच्चों के अंदर, ठीक है। ये नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम बच्चों के अंदर एक इनकलाब पैदा करना चाह रहे हैं। उनकी अदब, उनका आर्ट, उनकी लैंग्वेज, वर्ड्स, ये सब हम उनके जहनों के अंदर
डालना चाह रहे हैं। इसके ज़रिए से हम अपना समाज, अपना मज़हब, अपनी अखलाकियात, एहसासात, जज्बात, इन सब को हम इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे इंग्लिश और उर्दू कहानी के ज़रिए से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है। आप समझ लीजिए कि ये एकदम बच्चे के अंदर एकदम इनकलाब पैदा करने वाला पीरियड है, बच्चे के अंदर एकदम चेंज करने वाला पीरियड है, बच्चे के ख़यालात के अंदर एकदम वुसअत डेवलप करने वाला पीरियड है। इसलिए इसको मामूली नहीं समझिएगा, ये साइंस के बराबर नहीं है, ये साइंस की ज़्यादा अहमियत है, मैथ की ज़्यादा अहमियत है, नहीं। इसकी अहमियत याद रखिए, इस पीरियड के ज़रिए से आप बच्चों के अंदर दूसरे पीरियड को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी डेवलप कर रहे हो। ये वो पीरियड होगा जो बाकी तमाम मज़ामीन को बेहतरीन अंदाज से पढ़ने और टैकल करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा होगा। इसलिए इस पीरियड को आप गनीमत जानेंगे, इस पीरियड को आप भरपूर तरीक़े से जो है वो डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी से कहानियाँ बनाना शुरू कर दे रहा हूँ, आप इम्प्लीमेंट करेंगे अप्रैल की 15 तारीख से। अभी भी अगर आप, मैंने जैसे एक कहानी का आपको लिंक भेजा है, आप चाहें तो अगले हफ्ते वो कहानी पढ़ा सकते हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है। रीडिंग लिटरेचर में मैंने एक कहानी बना के उसका लिंक पोस्ट कर दिया, एक आज इंग्लिश की कहानी बनाऊंगा, उसका लिंक आपको पोस्ट कर दूंगा। तो आप चाहें तो अगले 2 हफ्ते में 4-4 पीरियड करके 8 पीरियड आप ले सकते हैं, जिसमें एक इंग्लिश की कहानी और एक उर्दू की कहानी का टेस्ट कर सकते हैं। और ये आप पहली की कहानी तो मैंने डाली है, आप ये मत सोचिए कि तो पहली की डाली तीसरे में नहीं, तीसरे में भी पढ़ा सकते हैं आप, 8वें में भी वो कहानी पढ़ा सकते हैं आप, सिर्फ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी आप टेस्ट बेसिस के ऊपर मौजूद हैं। और आपको जैसे मैंने बताया पढ़ाने के लिए, अगर आप ऐसे पढ़ाएंगे बड़ी क्लास के बच्चे को भी, तो कहानी वही होगी, लफ्ज़ वही होंगे, लेकिन जब आप इन पे सवार होकर बच्चों की जहानत में दाखिल हो रहे होंगे तो एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज से, बड़ी क्लास में कुछ और हो रहा होगा, छोटी क्लास में कुछ और हो रहा होगा, छोटी क्लास में छोटी छोटी बातें चल रही, बड़ी क्लास में बड़ी बात। नफ्सियाती पहलू भी देखें आप, 7वीं 8वीं में आके बोलें इसका नफ्सियाती पहलू बताओ क्या है, सही है। इसमें जज्बात बताइए, कौन कौन से जज्बात डिफाइन हुए हैं, सही है। इसमें अनदेखी चीज़ बताइए, इसके पीछे कोई चीज़ छुपी हुई है, ठीक है। जहाँ कहानी पेश की गई है उसका माहौल क्या है, आपके ख्याल में हम ये लोग कहाँ बैठे हैं, आपके ख्याल में उसके इर्द गिर्द में क्या चीज़ें मौजूद हैं, आपके ख्याल में ये जंगल है, रेगिस्तान है, पहाड़ी इलाका है, कहाँ बैठे हैं। यानी आप उस कहानी को बुनियाद बनाकर दरअसल इन लफ्ज़ों के ऊपर बेशुमार आइडियाज़ सवार करके